ओके, तो अब हम करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। अब मैं मॉड्यूल से कर रहा हूँ। ये रहा मॉड्यूल मेरा, अभी तो बिल्कुल नई है, बिल्कुल खोली भी नहीं है मैंने। तो मैं पहले इसमें से करूँगा, फिर वो ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ क्लास का। इसमें से देखता हूँ जो क्वेश्चन नहीं करे हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक कंपनी जो मैन्युफैक्चर साइकिल करती है, बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन दोनों के लिए साइकिल मैन्युफैक्चर करती है। गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन अबाउट साइकिल मेड फॉर चिल्ड्रन। ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए दी है? जो साइकिल बनाती है बच्चों के लिए। मंथली डिमांड एंड प्रोडक्शन, अगर हम ट्रेडिशनल CVP एनालिसिस से देखें 10,000 यूनिट है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी 10,000 यूनिट है। सेलिंग प्राइस 8,000 सेम ही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 7500 सेम ही है। फिक्स कॉस्ट पर मंथ एज आइडेंटिफाइड ईच कॉस्ट सिस्टम, यहाँ पे 10 लाख है और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 8 लाख है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 10 लाख पर मंथ अंडर ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, और दोज दैट डू नॉट वेरी इन रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। जो ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट है वो वेरी नहीं करती, 10 लाख की जो कॉस्ट है वो वेरी नहीं करती। फॉलोइंग, उसके बाद जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने स्टडी से बताया कि फिक्स कॉस्ट है डू नॉट वेरी एज पर द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम के बेस पे वेरी नहीं करती है। अदर कॉस्ट ड्राइवर एज आइडेंटिफाइड टू बी 8 लाख पर मंथ, और अदर कॉस्ट ड्राइवर वो भी 8 लाख पर मंथ है, तो मतलब कि फिक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं है। द स्टडी रिवील अ मिलिंग मशीन इज यूज टू कट मेटल। एक स्टडी बताती है एक मिलिंग मशीन है इज यूज टू कट मेटल इनटू स्टील सपोर्ट। मिलिंग मशीन है, द स्टडी रिवील अ मिलिंग मशीन। स्टडी कहती है एक मिलिंग मशीन है जो यूज़ करते हैं हम उसको टू कट मेटल इनटू स्टील सपोर्ट। हम एक मशीन है जिससे हम कट करते हैं, क्या चीज़? मेटल को कट करते हैं इनटू स्टील सपोर्ट। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ दीज स्टील सपोर्ट टेक्स प्लेस इन बैच 25 यूनिट। और जो प्रोडक्शन करते हैं हम स्टील सपोर्ट का टेक्स प्लेस बैच, इन एक बैच में 25 यूनिट आती है, एक बैच में 25 यूनिट आती है। ठीक है, वंस द बैच फॉर चिल्ड्रन साइकिल इज फिनिश, जब चिल्ड्रन की साइकिल का बैच फिनिश्ड हो जाता है, द नेक्स्ट बैच वुड बी दैट एडल्ट साइकिल, फिर एडल्ट का साइकिल का आता है। ठीक है, देयरफॉर आफ्टर ईच बैच, हर एक बैच के बाद एक सेटअप चेंज होता है। आफ्टर ईच, हर एक बैच के बाद एक सेटअप चेंज होता है। इफ़ 10,000 children cycle have to be produced, क्या होता है? आफ्टर ईच बैच देयर वुड बी चेंज। इफ 10,000 चिल्ड्रन साइकिल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब जब हमने पुरानी लगी बच्चों की साइकिल के लिए बना लिया, तो फिर हम वो वाली साइकिल करते हैं, क्या? एडल्ट्स की साइकिल। देयरफॉर, इसीलिए आफ्टर ईच बैच देयर वुड बी सेटअप चेंज। अच्छा, हर एक बैच के बाद सेटअप चेंज होता है। इफ़ 10,000 साइकिल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड, अगर 10,000 प्रोड्यूस कर ली तो नंबर ऑफ सेटअप रिक्वायर्ड 10,000 सेटअप्स होते हैं स्टील सपोर्ट का। 25 मतलब 400 सेटअप्स लगते हैं। ईच सेटअप कॉस्ट 500 रुपये की आती है। ओ भाई साहब, ठीक है। कंप्राइजिंग मटेरियल कॉस्ट लाइक चेंज ऑफ ऑयल, जिग एक्सेट्रा। कंप्राइजिंग द मटेरियल कॉस्ट, ये सारी भी कॉस्ट भी आती है। तो द कॉस्ट वॉज प्रीवियसली पूल्ड टुगेदर विद फिक्स कॉस्ट अंडर ट्रेडिशनल, और फिक्स कॉस्ट में क्या, मतलब ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड में क्या हुआ है कि ये जो क्या है, ये चेंज करने का ऑयल, जील एक्सेट्रा, इसको फिक्स कॉस्ट में डाल दिया है। ठीक है, कॉस्ट तो फिक्स तो है ही नहीं है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब ये कह रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट पर मंथ एंड प्रॉफिट पर मंथ। ब्रेक इवन पॉइंट बताओ और प्रॉफिट बताओ पर मंथ अंडर द ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड। ओके, लेट मी कैलकुलेट दिस।
ओके, तो ये हमने कैलकुलेट करा। तो इसमें देखो सब कुछ दे रखा था पर मंथ, प्रोडक्शन भी पर मंथ थी, फिक्स कॉस्ट भी पर मंथ थी। हमने ट्रेडिशनल से तो निकाल दिया, हमने यूनिट्स निकाला, मैंने सिर्फ यूनिट्स निकाल दी, बट इसने बोला था प्रॉफिट भी निकालो। तो प्रॉफिट आपको पता है कैसे नहीं, 10,000 इंटू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट 40 लाख हो गया। अब दूसरे में भी निकाल दिया मैंने, 1600 यूनिट्स आ रही थी ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने फिक्स कॉस्ट माइनस करी, यहाँ पे 8 लाख दे रखी थी, 8 लाख माइनस करी तो 10,000 इंटू 500 50 लाख हो गया, और 8 लाख मेरी फिक्स कॉस्ट की, 42 का प्रॉफिट आ गया, 42 लाख का। बट यहाँ पे जो उसके नंबर ऑफ सेटअप्स है 400 सेटअप्स से, है ना, 400 सेटअप्स से, और 500 रुपये की कॉस्ट आई थी, तो इसको इसने फिक्स कॉस्ट माना, जिसका 2 लाख रुपए हुआ, तो यहाँ भी 40 लाख का प्रॉफिट है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब उसी का पार्ट ही है। एज अ प्लांट मैनेजर यू वुड लाइक टू कीप द नंबर ऑफ सेटअप्स मिनिमम। आप क्या करना चाहते हो, सेटअप्स को मिनिमम करना चाहते हो, सिंस दे रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द मशीन। तो ये कैपेसिटी रिड्यूस कर देगा मशीन की। सपोज एट द टाइम ऑफ मिलिंग मशीन कैन यूज टू प्रोड्यूस अदर टाइप ऑफ साइकिल्स लाइक एडल्ट साइकिल, स्पोर्ट्स साइकिल एक्सेट्रा। मतलब सपोज करते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मिलिंग मशीन क्या कर सकती है, एट एनी टाइम मिलिंग मशीन कैन बी यूज, हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसी अदर टाइप ऑफ साइकिल में, जैसे एडल्ट साइकिल, स्पोर्ट्स साइकिल एक्सेट्रा। तो इसीलिए यू प्रपोज टू इंक्रीज द बैच साइज ऑफ चिल्ड्रंस स्टीर सपोर्ट टू 50 यूनिट। उसने बोला आपका जो कितने यूनिट का है, एक बैच साइज में आप कितना करते हो, एक बनाते हो, इसलिए आपको नहीं 25 बनाते हैं, 25 बनाते हैं एक बैच साइज में, 25 यूनिट रहती है, इसलिए 400 सेटअप्स लगते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि हम बैच साइज बना देंगे, एक 50 यूनिट का कर देंगे, तो द नंबर ऑफ सेटअप विल रिड्यूस फ्रॉम 400 यूनिट टू 200। अब नंबर ऑफ सेटअप्स कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे, ठीक है। ड्यू टू लार्जर बैच प्रोडक्शन एडिशनल इन्वेंट्री स्टोरेज एरिया वुड रिक्वायर्ड स्टोर दैट विल कॉस्ट द कंपनी 50,000 पर मंथ एक्स्ट्रा। अब आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया, क्योंकि अब 50 मतलब डबल आपको रखना पड़ रहा है, अब 50,000 पर मंथ और ज़्यादा हो जाएगा। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड प्रॉफिट पर मंथ। अब यही आपको बताना है ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट। तो जब आपने बैच साइज इंक्रीज कर दिया, फिक्स कॉस्ट 50,000 से बढ़ जाएगी, तो 10,50,000 हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन आपका सेम रहेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो सेम ही है, तो क्योंकि पर मंथ है 10,50,000 डिवाइड बाई 500, तो 2100 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। अब प्रॉफिट आएगा आपका 10,000, तो यूनिट्स रहेगी 500 का प्रॉफिट है, माइनस 10,50,000, तो 39,50,000 का प्रॉफिट है। अब हम देखते हैं उसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, तो यहाँ पे तो आपका 8 लाख की वो है, ठीक है, 8 लाख डिवाइडेड बाय 500, 1600 यूनिट्स का ब्रेक इवन है। और फिक्स कॉस्ट मेरी क्या आ जाएगी, तो 200 और 200 पे हो जाएगा 500, तो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगी मेरी फिक्स कॉस्ट, प्लस 10,50,000, 10,50,000, तो 11,50,000 हो गई, माइनस कर दूंगा 50 लाख से, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 38,50,000। अबे तो कम हो गया इससे, क्योंकि मेरी 8 लाख तो वही है। लेट मी चेक दिस, मैच करके देखते हैं। तो 1600 यूनिट्स थी ना, पहले मेरे को यहाँ पे 2000 है, गलत, आपका आंसर गलत है, यहाँ भी 2000 ही है, तो यहाँ पे 1600 यूनिट्स नहीं आएगी, तो आपका कितना आएगा, 200 इंटू 500 के हिसाब से 1,50,000 ये बढ़ गया, और 8 लाख ये बढ़ गया, तो 9.5 लाख आ गया, और डिवाइडेड बाय 500, तो 1900। देखा, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते, एग्ज़ाम में करते, तो गलत तो होना ही था। तो 9,50,000 आई मेरी फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 38,50 का ही प्रॉफिट है,
9,50,000, ठीक है, इसे ले लिया मेमोरी में। और 10,000 इंटू 500 प्लस मेमोरी, तो 40,50,000, सॉरी 40,50,000 की कॉस्ट प्रॉफिट आया। तो प्रॉफिट इससे ज़्यादा है मेरा। ब्रेक इवन पॉइंट्स, प्रॉफिट पर मंथ, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एनालिसिस, इसमें सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बोला है। मिनिमम साइज 200 का है। एनालाइज द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, सिर्फ इसने ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, ये नहीं बोला कि इसने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का किसका। ठीक है, चलो एनालाइज करते हैं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, हम ये कंक्लूड करें, इंक्रीजिंग द, अगर आप बैसेज इंक्रीज करते हो तो कैपेसिटी ऑफ मशीन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो टाइम फ्रीड बाय रिड्यूसिंग सेटअप फ्रॉम 400 to 200 पर मंथ हो जाएगा। सेटअप कितने, 400 से 200 हो गए। कैन नाउ यूज टू प्रोड्यूस पार्ट्स, अदर साइकिल्स कर सकते हो। सिंस द नंबर ऑफ सेटअप विल रिड्यूस, सो वी विल मंथली सेटअप इवन आफ्टर ऑफसेटिंग द इंक्रीज ऑफ स्टोरेज कॉस्ट। अगर हम स्टोरेज कॉस्ट को भी सेटअप कर दें तो 40,50,000 माइनस 40,50,000 क्या है, प्रॉफिट हैव इंक्रीज बाय 50,000। हाँ, पहले 40 लाख का था, अब हमारा 50,000 का इंक्रीज हो गया प्रॉफिट। हमारा टाइम भी बच गया, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया। ठीक, कॉन्सिक्वेंटली ब्रेक इवन रिड्यूस फ्रॉम, हमारा ब्रेक इवन भी कम हो गया, 200 यूनिट से 1900 यूनिट्स हो गया, 200 यूनिट से 1900 यूनिट्स हो गया। वाओ। तो दिस रिडक्शन इज ड्यू टू सेविंग इन ओवरऑल सेटअप्स एंड लोअर सेटअप्स। वाह, नाइस 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 भाई साहब। व्हेन शुड लेबर कॉस्ट बी फैक्टर्ड, व्हेन शुड लेबर कॉस्ट, हमें लेबर कॉस्ट इनटू कैलकुलेशन एंड कॉस्ट सेटअप, क्या बोल रहा है पता नहीं। व्हेन शुड लेबर कॉस्ट बी फैक्टर्ड, हमें लेबर कॉस्ट कब फैक्टर करनी चाहिए इनटू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेटअप। एक्सप्लेन, हमें लेबर कॉस्ट कब फैक्टर करनी चाहिए। व्हेन शुड लेबर कॉस्ट फैक्टर इनटू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, हमें लेबर कॉस्ट को कब फैक्टर करना चाहिए, किस टाइम, किस चीज़ के लिए, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेटअप। कॉस्ट ऑफ सेटअप, तो लेबर कॉस्ट, समझ नहीं आया, समझ ही नहीं आ रहा। व्हेन शुड लेबर कॉस्ट बी फैक्टर्ड, हमें लेबर कॉस्ट कब फैक्टर करनी चाहिए कैलकुलेशन में कॉस्ट ऑफ सेटअप। कॉस्ट ऑफ सेटअप में हमें कब लेबर कॉस्ट को फैक्टर करना चाहिए। तो इंक्लूजन ऑफ लेबर कॉस्ट इन द कॉस्ट ऑफ सेटअप वुड डिपेंड ऑन देयर अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब इंक्लूजन ऑफ लेबर कॉस्ट इनटू कॉस्ट ऑफ सेटअप, हमारी सेटअप कॉस्ट, सेटअप नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ सेटअप ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी लेबर हायर, आपने क्या करा, टेम्परेरी लेबर हायर करा है फॉर पर्टिकुलर सेटअप, और कॉस्ट ऑफ आउटसोर्सिंग सेटअप एक्टिविटीज़ वुड इंक्लूड इन द सेटअप कॉस्ट। अच्छा, आपने टेम्परेरी लेबर हायर करा, तो अब वो सेटअप करने के लिए कराया, तब आप क्या कर सकते हो, उसको सेटअप कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ परमानेंट लेबर यूज्ड इन सेटअप, आपने परमानेंट लेबर को यूज़ करा है सेटअप में, हु आर अदरवाइज आइडल वुड नॉट बी इंक्लूड इन द सेटअप। अगर वो आइडल पड़े, जैसे परमानेंट है, अब वो आइडल पड़े हुए, मतलब कुछ कर नहीं रहे, उनको बोला सेटअप कर दे भाई, तो हम इसको उसमें नहीं लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेटअप में नहीं लेंगे। सिंस सैलरी इज पेड टू देम इनकर्ड एनीवे, हमें तो सैलरी पे ही करनी है, तो चाहे वो आइडल बैठे रहें, चाहे वो काम करें, तो सैलरी तो देनी है, तो इट इज़ अ संक कॉस्ट। ठीक है, हालांकि वेयर द परमानेंट लेबर इज़ यूज फॉर सेटअप, अगर आपने परमानेंट लेबर को सेटअप के लिए ही रखा हुआ है, तो वो आर अदरवाइज फुल्ली इंगेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड एडिशनल लेबर सप्लाईज आर अनअवेलेबल, जो एडिशनल लेबर अनअवेलेबल है इन शॉर्ट टर्म, तो वेयर नो फर्दर ओवर टाइम वर्किंग इज पॉसिबल, ओवर टाइम पॉसिबल नहीं था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लेबर नीड टू बी कंसीडर अलॉन्ग विथ आवर्ली लेबर रेट।
आवरली लेबर रेट, ठीक है। हमें सेटअप कॉस्ट में कब इंक्लूड, अगर वो परमानेंट नहीं है मतलब टेम्प्रेरी रखे और हमने किसी सेटअप कॉस्ट के लिए तो हमें इंक्लूड करनी चाहिए। अगर वो परमानेंट है, आइडियल पड़े हुए हैं, तो हमें नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो फालतू पड़े रहेंगे तो भी तो हमें सैलरी देनी पड़ेगी, तो इसे इंक्लूड मत करो। और आप क्या कर रहे हो, परमानेंट लेबर को सेटअप कॉस्ट के लिए इंक्लूड कर रहे हो, मतलब कि परमानेंट लेबर को सिर्फ सेटअप के लिए लेके आ रहे हो, और वो फुल्ली इंगेज है प्रोडक्शन और एडिशनल और अनअवेलेबल है इन शॉर्ट टर्म के लिए अनअवेलेबल है, मतलब कि लॉन्ग टर्म में ही काम करेंगे। तो नो फर्दर ओवर टाइम वर्किंग इज पॉसिबल, कोई ओवर टाइम वर्किंग पॉसिबल नहीं होगी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, हमें कंसीडर करना पड़ेगा, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसे कंसीडर करना पड़ेगा। अब हाउ कैन नंबर ऑफ सेटअप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन नंबर ऑफ सेटअप कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप इम्पैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइलिंग मशीन, एक्सप्लेन। हाउ कैन द नंबर ऑफ सेटअप, कितने नंबर ऑफ सेटअप्स क्या कर सकते हो, हाउ कैन द नंबर ऑफ सेटअप एंड कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप इम्पैक्ट, नंबर ऑफ सेटअप एंड कॉस्ट ऑफ ईच सेटअप इम्पैक्ट करता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइनिंग मशीन। तो ये जितने सेटअप कॉस्ट कम होंगे उतने हमारे पास टाइम होगा, उतनी कॉस्ट कम आएगी, और जितने नंबर ऑफ सेटअप ज़्यादा होंगे उतनी हमारी ज़्यादा कॉस्ट आएगी, उतना हमारा प्रॉफिट कम होगा। ये ऐसे ही एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। सेटअप रिड्यूस द प्रोडक्शन यूटिलिटी ऑफ अ मशीन, सेटअप क्या करते हैं, प्रोडक्शन का वो यूटिलिटी कम कर देता है। लोअर द सेटअप टाइम कैन इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन, जितना हम कम करेंगे उतना हमारा प्रोडक्शन का यूटिलाइजेशन होगा, मतलब मशीन को हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी टू कीप चेंजिंग द बैचेज प्रोड्यूस एट माइलिंग मशीन एट अ कैटर ऑफ चिल्ड्रन साइकिल एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो दिस ऑल्सो गिव्स कंपनी, ये करने के बाद वैसे ही करेंगे ना, दिस ऑल्सो गिव्स, ये क्या कहते हैं, this also gives company flexibility to keep the changing machine produce at miling and the requirement. The other factor of implied flexibility of production would set up cost. Lower the setup cost, higher the flexibility change in a batches at a miling machine cater each type of cycle. जितनी लोअर सेटअप कॉस्ट होगी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज बैचेस को उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ 17 मिनट में, एक्स्ट्रा भी लगेंगे। चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड इलस्ट्रेशन है, ये तो हमने करा हुआ है, ठीक है, इसे करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ इसमें क्या है। अब इसमें पहले इसको इसने दिए हैं, टोटल मेरी फिक्स कॉस्ट आ रही है 96,000 की, और ये 72,100 है, ठीक है, 96,000 की कॉस्ट है, 96,000 की मेरी फिक्स कॉस्ट है, 72,100 दे रखा है। तो पहले मैं निकालूंगा मेरी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कितना आ रहा है और वो बैलेंस अमाउंट कितना है। ये इंजीनियरिंग कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इंजीनियरिंग कॉस्ट है और सेटअप कॉस्ट है। तो इंजीनियरिंग कॉस्ट है मेरी, 500 इंटू 10 तो 5,000, ठीक है, और सेटअप कॉस्ट है 960 पर रन, और सेटअप नहीं, प्रेजेंट नंबर ऑफ सेटअप 42 होते हैं, 450 सेटअप्स होते हैं, तो 18,900, तो ये मेरी कॉस्ट है। और 72,000 तो ये तो है ही है, 72,100, तो 72,100 ये मेरी होगी 96,000, ठीक है। अब यही सेम मेरी 72,100 इधर भी रहेगी और वहाँ से मैं कम कर लूँगा। अब यहाँ से मेरे को वो चीज़ निकालनी है कि देखो कॉस्ट तो मेरी डिक्रीज़ हो गई, अब मेरे को यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉस्ट वो निकालनी है। पहले इंजीनियरिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं, 422 इंटू 10 रुपये, क्योंकि आवर्स कम हो गए। अब दूसरा है क्या, इंजीनियरिंग आवर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन कितनी है पर रन में 1,000। अब नंबर ऑफ सेटअप्स कितने होंगे, तो मैं जब 960 इंटू 42 करता था 40,308 यूनिट बनते थे। अब मैं एक बार में निकाल रहा हूँ तो 40 सेटअप्स होंगे, और 40 सेटअप्स होंगे और इसमें से 90 रुपये की कॉस्ट कम हो गई है, तो ये टोटल 14,400 हो जाएगा,
14,400 प्लस 4,220, तो टोटल मेरी कॉस्ट आ गई 72,100, तो 90,720 की 90,720 की कॉस्ट आ गई। अब मेरे को क्या करना है, कंप्यूट यूनिट एंड प्रोडक्शन ब्रेक इवन निकाला, तो 90,720 आ गई। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 10, डायरेक्ट कॉस्ट 5 का, तो 18,144 यूनिट्स आ जाएंगी मेरी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, यूनिट्स आ गए हैं। प्रोडक्शन रन कैटलिस्ट लिमिटेड टू प्रोड्यूस इन अ चेंज सिनेरियो। प्रोडक्शन रन कैटलिस्ट इन अ प्रोड्यूस इन अ चेंज सिनेरियो। अच्छा, अब 18,400 यूनिट्स ब्रेक इवन है। तो अच्छा, कितने रन्स लगेंगे, मैं 40 बना रहा हूँ ना, एक बार नहीं, 1088, 18 रन्स है, 18 रन्स लगेंगे। एडवाइस करो वेदर, दूसरा को वेदर द कैटलिस्ट शुड कंटिन्यू टू ब्रेक अप रिमेनिंग फिक्स इनटू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। क्या एडवाइस करो, क्या उसको नहीं, उसको अभी उसको जो भी बची हुई कॉस्ट है उसको भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, इससे हमारा प्रोडक्शन रन चेंज हो जाएगा। एक कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्यूरेट प्रोडक्शन कॉस्टिंग एज ट्रेडिशनल वॉल्यूम। अब एक हमें केस सिनेरियो मिला है, क्या है केस सिनेरियो, तो केस सिनेरियो है, क्या कहता है, स्प्रिंटर स्पोर्ट्स वियर। क्या है, एक स्प्रिंटर स्पोर्ट्स वियर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, विद दैट हैज़ अ मार्केट प्रेजेंस इन 23 कंट्री में, 23 कंट्रीज में, येट द कंपनी डज नॉट ओन अ सिंगल फैक्ट्री, वो खुद की एक भी फैक्ट्री नहीं है उसकी। ठीक है, प्रोडक्शन हैज़ बीन इंटायरली आउटसोर्स टू 175 फैक्ट्रीज। सारा जो प्रोडक्शन है सारा आउटसोर्स कर रखा है 175 फैक्ट्री जो लोकेटेड इन प्लेसेस वेयर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज लो, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लो है। ठीक है, फैक्ट्री इज कैटर इंटायरली, फैक्ट्री क्या कर रही है, कैटर कर रही है इंटायरली स्प्रिंटर्स प्रोक्योरमेंट डायमंड। फैक्ट्रीज कैटर करती है पूरा का सारा स्प्रिंटर का प्रोक्योरमेंट डिमांड्स। अच्छा, डिमांड उसको की कंप्लीट करती है। ठीक है, दीज फैक्ट्रीज ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, इनको कोई जरूरत नहीं होती। स्प्रिंटर जो कोई रोल प्ले नहीं करता उनके ऑपरेशन में। जो प्रोक्योरमेंट है, जो खरीदते हैं सप्लायर से, नेटवर्क इज द स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे स्टोर्ड है, फ्रॉम वेयर डिस्पैच्ड आर मेड, ये वहाँ पे स्टोर करते हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, जहाँ से डिस्पैच कर सकें टू द होलसेलर को ऑफ स्पोर्ट्स वियर एंड अपरियल। मतलब प्रोक्योर करते हैं सप्लायर से, सप्लायर नेटवर्क से, और स्टोर कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, जहाँ पे वो सबको सप्लाई करते हैं, मतलब कि डिस्पैच करते हैं होलसेलर जो हैं स्पोर्ट्स वियर का ऑपरेशन। रिसेंट न्यूज़ आई है रिपोर्ट फ्रॉम some of third world foreign countries। recent एक न्यूज़ आई है recent news report from the third world foreign countries से आई है, it indicate that the high child labor employment, न्यूज़ का है इसके पास न्यूज़ आई भैया, हाई चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयमेंट कर रखा है। चाइल्ड लेबर ऑल्दो अगेंस्ट लॉ इन दीज कंट्रीज is stored in order to keep the cost operation low। ठीक है, स्टोर्ड कर रखा है दिस लॉ में, और रिस्टोर्ड इन ऑर्डर टू, चाइल्ड लेबर क्या है, मतलब कि अगेंस्ट लॉ है। दीज कंट्रीज इज स्टोर्ड इन ऑर्डर टू कीप द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लो, और दीज कंट्री ने उनको रख रखा है इसलिए ताकि आपकी कॉस्ट कम आए। फैक्ट्रीज इन दीज कंट्रीज डू नॉट डायरेक्टली एम्प्लॉय चिल्ड्रन, और क्या है जो फैक्ट्री हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉय नहीं करती चिल्ड्रन को, इंस्टेड दिस सब कॉन्ट्रैक्ट, क्या कर देते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं वर्क को टू कॉन्ट्रैक्टर को। तो दीज कॉन्ट्रैक्टर्स इन टर्न हायर चिल्ड्रन इलीगली विदाउट
लोकल नॉलेज ऑफ लोकल लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़। और ये क्या कर लेते हैं, इनडायरेक्टली क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं चिल्ड्रन को, और लोकल लॉ की इन्हें कोई नॉलेज नहीं होती। इन एडिशन वर्किंग कंडीशन इन दीज फैक्ट्रीज आर वेरी अनहाइजीनिक एंड ऑपरेसिव। और जो वर्किंग कंडीशन है इसकी अनहाइजीनिक एंड अनऑपरेसिव है। तो स्प्रिंटर इनिशियली टर्न द ब्लाइंड आई टू दिस प्रॉब्लम। तो पहले तो उसको कुछ भी नहीं समझ आया, अंधा हो गया, मैं करूँ क्या। सिंस it only act as a customer to this factory, since it only acts as a customer of these factory। तो वो ऐसे एक्ट कर रहा था कि वो कस्टमर है इन फैक्ट्रीज का। तो स्प्रिंटर कंपनी हैज़ डन नथिंग इलीगल एज अ पार्ट ऑफ कंपनी ऑपरेशन। तो कह रहा है स्प्रिंटर ने, जो कंपनी है उसने कोई इलीगल पार्ट नहीं करा कंपनी के ऑपरेशन में। हाउएवर इंक्रीज फोकस गिवन टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने इंक्रीज करा अपना फोकस कि भैया देखो हम CSR करते हैं। हैज़ फोर्स द बोर्ड मेंबर टू कंसीडर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट सच फैक्ट्रीज, और बोर्ड को बोला कि भैया इन फैक्ट्रीज के अगेंस्ट एक्शन लो। अब ये हमसे पूछता है, आप कहानी समझ गए क्या हुआ इसमें, ठीक है। डिस्कस व्हाई स्प्रिंटर स्पोर्ट शुड अटेम्प्ट टू एड्रेस दिस इशू, उसको क्या ज़रूरत है ये इशू बताने की। बताओ ज़रा हमें क्या ज़रूरत है, मत पता भाई क्या ज़रूरत है बताने की, क्यों बता रहा है, बोल दो ना ज़रा, क्यों बता रहा है, मत बता, ज़रूरत क्या है। सही बात है, इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिक्स है, उसके इथिक्स हैं कि भैया इथिकल, हाँ तो उसको क्यों बता देना चाहिए। मैं इसको पढ़ता हूँ फिर मैं एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, तो अब उसको क्यों बताना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा। देखो हम आउटसोर्स करते हैं, हम आउटसोर्स किस लिए करते हैं, ताकि हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, कॉस्ट लो कॉस्ट एडवांटेज हो जाए। बट हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम डायरेक्टली क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो फॉल्टी प्रैक्टिसेस कर रहा है हमारा सप्लायर, है ना, हम डायरेक्टली तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट अब इस मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हमारी मोरल ड्यूटी हो गई है कि आप क्या करना, हमारे स्टेक होल्डर की हमें केयर करना जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ है, इसमें हमने जिसको हायर किया, जिस एम्प्लॉय को हायर किया, हमें उसकी केयर करनी चाहिए, हमें उसका, इसमें क्या है, हमें उसकी केयर करनी चाहिए जिसको फैक्ट्री ने एम्प्लॉय करा है। और इसमें क्या इशू है, इसमें इशू ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चाइल्ड वर्कर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, मतलब कि हम उन्हें काम पे रख रहे हैं चाइल्ड को, बल्कि जो उनका काम होता है वो उनके पास हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया उनको क्या मिले, उन्हें एजुकेशन मिले। और ये चाइल्ड लेबर क्या है, मोस्ट कंट्री में इलीगल है। तो अगर हम ये एड्रेस, अगर स्प्रिंटर वो क्या नहीं करेगा, उनको ये एड्रेस नहीं करेगा इशू, तो कोई भी नेगेटिव न्यूज़ क्या कर सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है बिजनेस को, इसलिए वो एड्रेस करना चाहिए उसको ये इशू। दैट्स इट, यही रीज़न है और कुछ नहीं। अब हम पढ़ते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। सजेस्ट करो सम ऑफ द एक्शंस दैट द कंपनी कैन टेक टू एड्रेस दिस इशू, कुछ एक्शंस ऐसे बताओ जिससे कंपनी एड्रेस कर दे अपनी इशू को। ठीक है, मैं पढ़ के बताता हूँ फिर से आपको। ओके, तो उसको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए वो एड्रेस करने के लिए। तो पहला वो क्या करे, एक कोड ऑफ कंडक्ट बना दे जिसमें स्टैंडर्ड हो कि भैया हायरिंग की प्रैक्टिसेस क्या होंगी और एक पर्टिकुलर एज क्या होगी जिसको आप एम्प्लॉय करो मैन्युफैक्चरिंग में, और एक जैसा इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए इन्वायरमेंट क्या होगा, सेफ्टी और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये कोड ऑफ कंडक्ट बना दे। और इंसिस्ट करे सप्लायर को कि भैया ये इम्प्लीमेंट करे कोड ऑफ कंडक्ट अपने, और साथ में ही लॉस और रेगुलेशन भी देखे। ठीक है, और वो क्या करे, पीरियोडिकली वो इंस्पेक्ट करे कि भैया वो इंश्योर कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की नहीं। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा रिलेटिंग टू एज, उनकी एज कितनी होगी, उनका इन्वायरमेंट कैसा होगा, वर्किंग इन्वायरमेंट, और
और फिर इंसिस्ट करना चाहिए कि भैया कि कोड ऑफ कंडक्ट को तुम फॉलो करो, कंप्लाई करो, और हमें इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए कि कंप्लाई करें कोड ऑफ कंडक्ट की नहीं। तो दूसरी चीज़ हो सकती है भैया, एक ऑडिट टीम हो और उनको क्या करें, वो ऑडिट करें, रेगुलर ऑडिट करें प्री सोर्सिंग से पहले, और फॉलो अप स्टेज में भी रेगुलर ऑडिट करें। अगर और उसी बिजनेस से क्या करना चाहिए, उसी से बिजनेस करना चाहिए जो क्या कर रहा हो, कंप्लाई कर रहा हो स्टैंडर्ड्स का, और अगर वो कंप्लाई नहीं कर रहा तो उसके ऊपर पेनल्टी और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। और तीसरा, वो अपनी वेबसाइट पे लिस्ट ऑफ लोकेशन बता देगा, भैया ये लोकेशन में हम इनसे प्रोडक्ट लेते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन देगा प्रोडक्ट की हर एक सप्लायर की। तो जिससे कोई भी किसी भी फैक्ट्री में कुछ हो रहा होगा तो वो इन्हें बता देंगे कि भैया यहाँ ऐसे चाइल्ड लेबर है या कुछ और है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है ख़त्म। हमने ख़त्म तो कर दिया। चलो अब अगली बार आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये होती है थ्योरी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इलस्ट्रेशन 4 आ गया। अब क्या है इलस्ट्रेशन 4, मैं अब पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो हम इलस्ट्रेशन 4 करने में आपको एक क्रक्स देता है उस क्वेश्चन का। यहाँ पे है क्या, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने क्या करा, वो हेल्थ केयर सेंटर पे हो गए बाहर, भैया कि आप ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हो। और ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हो तो जो एक लीडिंग मार्केट का था उसको लग रहा था, भैया उसको बुरा लग रहा था, क्योंकि इतना, अब वो उसके मार्जिन पे प्रेशर आ गया, आप ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो। वो बोलेगा कि, इसने बोल दिया कि भैया कम चार्ज करो, तो जो मार्जिन था वो क्या हो गया, अब उसको लग रहा है मार्जिन कम हो जाएगा। तो और ये भी डिफ़िकल्ट था कि भैया कि नंबर ऑफ़ पेशेंट भी नहीं बढ़ा सकते थे क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट था। तो उन्होंने एक प्लान लेके आया, क्या क्या करें, हम एक पैकेज सिस्टम रखेंगे जिसमें हम चार्ज करेंगे, जिसमें हम फी चार्ज करेंगे। एक पैकेज ले लेंगे, भैया एक पैकेज का इतना चार्ज है, बट आप इर्रेस्पेक्टिव कितने दिन भी रहो हॉस्पिटल में कोई दिक्कत नहीं है। बट हमने एक एस्टिमेट करा कि बंदा अगर वह ये चीज़ लेता है तो 2.5 दिन कम से कम रहता है कहाँ पे, हॉस्पिटल में। एक पेशेंट कम से कम 2.5 दिन रहता है, और वो क्या करना चाहते थे, इसको कम करना चाहते थे, 2.5 से 2 दिन कम करना चाहते, 2.5 से 2 दिन करना चाहते थे। ठीक है, ये प्लान किसको पसंद नहीं आया, नहीं, ये करने से हमारे कंसल्टेंट ने टारगेट करा कि जनरल वेरिएबल कॉस्ट 500 रुपये आएगी, 500 रुपये आएगी जनरल वेरिएबल कॉस्ट। और उसने बोला 15,000 पेशेंट एक साल में कम से कम आ जाते हैं, तो इसके हिसाब से हमारी इतनी कॉस्ट आ सकती है। फिर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट था उसको ये प्लान पसंद नहीं आया, और उसने बोला अगर हम पेशेंट का रिकवरी टाइम कम कर देंगे, मतलब कि हम 2-2.5 दिन से 2 दिन कर देंगे, तो क्या पता वो रिकवर हो पाए या ना हो पाए। तो इसकी वजह से उसको ये पसंद नहीं आया। उसने बोला कि भैया आप रीएडमिशन करो फ्रॉम 3 to 5% के बीच में, 3 to 5% के बीच में। इसका मतलब कि हम रीएडमिशन करेंगे हर 300 न्यू एडमिशन, 300 एडिशनल पेशेंट करेंगे, क्योंकि 15,000 पूरे साल में आते थे। अगर 3% देखे 3 से 2, तो 300 हम न्यू एडिशन करेंगे, न्यू एडिशनल पेशेंट करेंगे। फिर इसके लिए कंपनी को 25 लाख रुपए ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे, 25 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो इंक्रीज़ हुआ रीएडमिशन में, तो कंसल्टेंट ने बोला कि भैया मैं तो ठीक हूँ भैया, इसमें मेरे को नहीं बनना, और जब रीएडमिशन करेंगे हम किसी बंदे को तो हम उससे 4500 रुपये पर पेशेंट लेंगे, 4500 रुपये पर पेशेंट लेंगे। ठीक है, मोटा मोटा समझ आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट करो द इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट का कंसल्टेंट प्लान ऑफ प्रॉफिट। क्या इम्पैक्ट आएगा मैनेजमेंट का कंसल्टेंट प्लान से। ओके 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 ओके, अब मैं एक बार देख लेता हूँ, ट्राई करता हूँ सॉल्व करने का। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था हमसे, कैलकुलेट करो इम्पैक्ट ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देखो हमारी जो बेनिफिट होगा, हमारी जो रिवेन्यू मिलेगा 4500 इंटू में 300 एडिशनल बता रहा हूँ मैं, तो 13,50,000 तो ये हो गया। अब हम जो 2.5 से 2 दिन करें, हमने 2.5 से 2 दिन करें, 15,000 पेशेंट हैं,
और 500 रुपये का खर्चा आता है वो बच जाएगा। तो 2.5 दिन माइनस 2 दिन, सिर्फ आधा दिन बच रहा है। 15,000 पेशेंट है और 500 रुपये का खर्चा आता है हर एक पेशेंट पे, तो 37 लाख का बेनिफिट ये मिल गया। और इसको करने से हमारी कॉस्ट आ रही है 25 लाख रुपये, तो 26 लाख का बेनिफिट है। भाई साहब कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ऑल्सो कमेंट करो ऑन रिजल्ट पे कमेंट करो अनदर फैक्टर दैट शुड बी केप्ट इन बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। अब रिजल्ट पे कमेंट करो, भैया रिजल्ट तो बढ़िया है क्योंकि आपने इम्प्लीमेंट करा, आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम इन्वेस्टर के जो प्रॉफिट मेकिंग फर्म होती है, अगर हम ये देखें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही गोल होता है उसका। तो मैनेजमेंट का प्लान तो ये अच्छा लग रहा है भैया, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है प्रॉफिट पे। मैनेजमेंट का प्लान तो अच्छा लग रहा है क्योंकि प्रॉफिट पे क्या आ रहा है, प्रॉफिट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ऑपरेट कर रहा है कॉम्पिटिटिव में, ऑपरेट कर रहा है कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, तो इट्स सर्वाइवल है उसके लिए। तो इट्स वर्क प्लान लाइक अबव, तो ऐसे प्लान पे से काम करना चाहिए। बट हम दूसरा भी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि भैया कॉइन का सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, दूसरा पहलू भी होता है। उसमें हमें क्या देखनी, ह्यूमैनिटी और बिजनेस इथिक्स देखनी है। अपनी ह्यूमैनिटी और बिजनेस इथिक्स देखने कह रहे हो आप कि आप 2.5 से 2 दिन कर दोगे। अब बंदा 2.5 से 2 दिन में, 2 दिन में चलो रिकवर नहीं हो पाया, जिसको 2.5 दिन में नहीं होना था। अब वो क्या होगा, 2.5 दिन और 2.5 दिन में वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, फुल रिकवर नहीं होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, और उसकी लाइफ क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है उसकी लाइफ। और हम इसको मनी में क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और क्या पता उसको अदर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाए। हमने जो प्रैक्टिस ली है, क्योंकि हम 2.5 से 2 दिन कर दे रहे हैं, तो भैया पूरा ठीक नहीं होगा, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ना कोई अदर सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे। सिर्फ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए हम किसी की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते, पेशेंट की लाइफ के साथ नहीं खेल सकते। ये क्वेश्चन मार्क डाल देगा हमारे बिजनेस इथिक्स पे कि भैया क्या कर रहे हो तुम, सिर्फ पैसे कमाने के लिए ऐसे तैसे करवा रहे हैं। जैसे हमने उसमें देखा था, क्या नाम है, अरे गब्बर में वो मरे हुए को लाता है, उसका ऑपरेशन करते हैं 2 घंटे, बोलता है मरा हुए की ऑपरेशन करके ऐसे रहते तुम। बिजनेस इथिक्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिया आएगा। अब यहाँ पे सिर्फ हमें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अर्न करने के लिए शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म में, बट हमारा इमेज जो है, हमारी जो इमेज है हर्ट हो जाएगी प्रॉफिट लॉन्ग रन में हर्ट हो जाएगी। तो हमें कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें एनालाइज करना चाहिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स दोनों को ही देखना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है इलस्ट्रेशन 4। होप आप अच्छी तरीके से समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते क्या है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये रहा इलस्ट्रेशन 5, ठीक है। एक हमारा अंडरस्टैंडिंग टेस्ट कर रहा है, व्हेन शुड कंपनी आउटसोर्स, उसको कब आउटसोर्स करना चाहिए। जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और आउटसोर्स की कॉस्ट कम आ रही है, तब कर लेना चाहिए। जब हमारे पास लेबर ना हो, कंपनी के पास रिक्विजिट स्किल मैन पावर ना हो, ठीक है, वो कह रहा है, उसको लगता है कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग इंटरनली करेंगे एडिशनल लेबर प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको एडिशनल लेबर प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो रिटर्न है नेसेसरी इन्वेस्टमेंट में मेज नॉट अट्रैक्टिव, हम जो खुद बना रहे हैं तो उसका हमारा रिटर्न इतना अट्रैक्टिव नहीं है जितना कि हम आउटसोर्स से आ रहा है, और हमारी कॉस्ट कम आ रही है इसलिए हम आउटसोर्स कर रहे हैं। और मैनेजीरियल मैन पावर इज़ नॉट अवेलेबल, एडुकेट मैनेजीरियल पावर हमारे पास अवेलेबल नहीं है टू टेक द चार्ज ऑफ एक्स्ट्रा वर्क मैन्युफैक्चरिंग। अगर कंपोनेंट शो करे मच सीजनल डिमांड रिजल्टिंग इन अ कंसिडरेबली रिस्क ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्रीज, अगर ट्रांसपोर्टेशन और अदर फैसिलिटीज़ एडुकेटली अवेलेबल हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फैसिलिटीज़ एडुकेटली अवेलेबल है, तो भी हमें आउटसोर्स कर देना चाहिए। अगर जो प्रोसेस है बनाने की, प्रोसेस जो कॉन्फिडेंशियल और पेटेंटेड है, कॉन्फिडेंशियल रहेगी बनाने की प्रोसेस, तो भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं। और एक रिस्क है टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस का फॉर द कंपोनेंट सच इट डज नॉट इनकरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द कंपोनेंट, तो वो नहीं करेगा। तो ठीक है, हमारी कॉस्ट कम आ रही है, हमें रिटर्न अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा,
हमें रिक्विजिट स्किल मैन पावर नहीं है, एडिशनल लेवल की प्रॉब्लम है, और जो मैनेजीरियल मैन पावर है, मैनेजर और लेबर अलग, मैनेजीरियल मैन पावर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज करनी पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की, और सीजनल डिमांड है, तो हम इस वजह से क्या कर सकते हैं, मैं आउटसोर्स कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन 5 पे आते हैं। इलस्ट्रेशन 5 पे आते हैं, ठीक है। चलो 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 मैं रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा सिंपल टर्म में। हाँ, अब इलस्ट्रेशन 5 है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ है। हम क्या कर रहे हैं, हम 25,000 फ़ैन बनाते हैं, टेबल फ़ैन बनाते हैं, जिसमें 25,000 यूनिट हर साल बनाते हैं, और एक कंपोनेंट को हम आउटसोर्स मतलब बाहर से खरीदते हैं 190 रुपये की यूनिट पर यूनिट पे, ठीक है। और एनुअली परचेज करते हैं उन 190 के हिसाब से, एनुअली 25,000 परचेज करते हैं। फिर प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है अगर हम सब खुद ही बनाएं, सारे प्रोडक्ट खुद ही बनाएं और उसे असेंबल करें, फ़ैन बना दें, तो हम क्या कर सकते हैं, 5,000 यूनिट और बना सकते हैं, 5,000 यूनिट और बना सकते हैं, ठीक है, एडिशनल बना सकते हैं। और उसने एस्टिमेट करी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग कंपोनेंट एज फॉलोज, वो कॉस्ट बनाने का कंपोनेंट, अब देख रहे हो 195 में खरीद रहे थे हम, अब यहाँ पे 195 कॉस्ट है, बट यहाँ पे वेरिएबल अलग होगी, फिक्स अलग होगी, ठीक है, ठीक है। 195 वो वाला कंपोनेंट हम बाहर से खरीद रहे थे, उसकी दे रखी है। अब ये प्रपोजल हमने रेफर करा मार्केटिंग मैनेजर को। अब मार्केटिंग मैनेजर कहता है भैया देखो, अगर आप एडिशनल यूनिट बेचोगे, आप एडिशनल यूनिट बेचोगे तो आपका 5% से जो सेलिंग प्राइस है वो 5% से कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको 1,00,000 रुपये और एडिशनल खर्च करने पड़ेंगे, किस पे, एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट खर्च करने पड़ेंगे। अब प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कंट्रीब्यूशन पर फैन अभी कितना है, 2,500 है और 600 है, ठीक है। तो नो अदर इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑल अदर एक्सपेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रपोजल विल अराइज, नो अदर इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑल अदर, कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं है अदर एक्सपेंसेस में। तो अब हमें बताना है कि हमें बाय करना चाहिए या क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए। पहली बात तो ये टोटल पे और यूनिट बेसिस पे, और दूसरा रिकमेंड करो मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव, रिकमेंड करो मोस्ट प्रॉफिटेबल अल्टरनेटिव। पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया कि क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में पूछे कि भैया एनालाइज करो कि हम बाय करें या फिर हम बनाएं ऑन यूनिट बेसिस, टोटली में और पर यूनिट बेसिस भी बताना है। तो देखो, अब जब हम बनाते हैं तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है 183 का, और हम वहाँ से बाय कर रहे थे 190 में, तो हम कितना सेव करेंगे, 180 माइनस 180, 7 रुपये बच जाएंगे। अब हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, 600 प्लस 7 रुपये कर लो, 7 रुपये कर लिया। अब जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो 30,000 बेचने से 5% कम हो जाएगा, तो 125 रुपये अब हमें नहीं मिलेंगे, तो हमारा लॉस हो गया। कंट्रीब्यूशन में से घटा दो, तो 600 प्लस 7 माइनस 125, तो 482 का कंट्रीब्यूशन हो गया। अभी हमारा 482 का कंट्रीब्यूशन है, और पहले वाला हम देखें तो 600 का कंट्रीब्यूशन है, और हमारी यूनिट्स हैं यहाँ पे 25,000, 600 वाले में 482 में 30,000 है। वाह, यहाँ तो अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अब सेल्स का भी ऐसे ही है, सेल्स है 25,000 यूनिट कितने रुपये पे, 2,500 रुपये पे, ठीक है। और इसकी सेल्स है 30,000 यूनिट, 25 रुपये हम 5% घटा दें तो हमारा आएगा 2375। तो यहाँ पे सेल्स निकाल लेना, यहाँ पे ये आ जाएगा सेल्स, तो इसका डिफरेंस, सेल्स हमारी आएगी 6,25,00,000 की। अगर हम 25,000 यूनिट बेचते हैं, 30,000 यूनिट बेचते हैं, तो 7,12,00,000 सेल्स तो ज़्यादा है, 6,25,000 से 7,12,00,000 पहुँच गई। चलो कंट्रीब्यूशन देखते हैं। कंट्रीब्यूशन 600 के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपये, और कंट्रीब्यूशन जो 482 हमारा हो गया था उसके हिसाब से 1,44,60,000। लो, कंट्रीब्यूशन ही कम हो गया। अभी तो इसमें एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी नहीं जोड़ा। तो जब हमारा कंट्रीब्यूशन कम हो गया तो देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है कंट्रीब्यूशन में, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ में 1,44,60,000, 54,05,000
5,40,000 तो ये है, और 1 लाख उसने बोला था पर मंथ, इंटू 12 से कर दो, लो 17,40,000 का फटका लगेगा हमें। पर यूनिट पे देखें हम तो 58,000 का और 58 रुपीज़ पर यूनिट का लॉस हो रहा है। अब हमें बताओ क्या करना चाहिए। देखो, उसको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट फाइनेंशियली तो लॉस हो रहा है। अगर हम देखें क्वालिटी के हिसाब से, क्या हमें वो 190 पे ही देगा हमेशा? क्या हम इसे क्वालिटी मेंटेन रखेगा? क्या ये तो अनसर्टेन है कि भैया वो प्राइस सेम रखेगा, क्वालिटी सेम रखेगा, डिलीवरी डेट पे देगा कंपोनेंट की। क्या पता वो बदल गया, और क्या पता हमारा भी तो चेंज हो सकता है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी होगी। तो उसको प्रेफर करना चाहिए अपना ही करे, अपना ही बनाए, बेनिफिट होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, एक कॉस्ट भी कम हो सकती है, फिर 183 से भी कम हो सकती है, एवरीथिंग कुछ भी पॉसिबल है। तो अपना बना ले, वो ही ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी 4 इलस्ट्रेशन हुए कि 5 इलस्ट्रेशन हुए? 5 इलस्ट्रेशन। एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 6 है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये एक्सेल पॉलीमर है जो कहाँ पे है, साहिबाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है, मतलब कि मैन्युफैक्चर करता है, हाईली क्वालिटी इंडस्ट्रियल एरिया है वो। तो एटी इंडस्ट्री को एक ऑफ़र आया कि भैया हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हें एक स्पेशल जॉब मिली है, उसको एक हफ्ते में कंप्लीट करना है उसको, ठीक है। जो रॉ मटेरियल R1 है वो हमें चाहिए वो जॉब को करने के लिए, ठीक है। तो एक्सेल पॉलीमर ने परचेज़ करा R1, 2 हफ्ते पहले ही परचेज़ करा है R1 को, कितने का, 75 का, फॉर जॉब ए के लिए, किसी जॉब के लिए उसने परचेज़ करा था 7500 रुपये का, और जो कंप्लीट हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कंप्लीट हो गई तो अच्छी बात है। तो R1 क्या कर रहा है, जो R1 है अब उसकी स्टॉक में पड़ा हुआ है, एक्सेस पड़ा हुआ है, और जिसको वो अब क्या कह रहा है, एक्सेस पड़ा हुआ है और उसको डिस्पोज करना चाहता है। उसकी कॉस्ट कितनी है, 1250। डिस्पोज करने की कॉस्ट कितनी है, 1250, और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट 6000। अब ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। चलो डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट तो हम देख लेंगे, ठीक है। अब स्पेशल जॉब है, हमें स्पेशल जॉब में कितने 250 घंटे चाहिए ऑफ लेबर G1 के, और 100 घंटे चाहिए लेबर G2 के, जिसको हमें पे करने पड़ेंगे 630 रुपये और 336 रुपये फॉर 42 आवर्स अ वीक। अच्छा, हम 42 घंटे के 630 रुपये देते हैं, तो 250 के उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। अब एक्सएमएल पॉलीमर एंटिसिपेट दैट, वो कह रहा है कि भैया अगले हफ्ते ना मेरे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी बचेगी, कितनी, जो G1 है उसकी 150 घंटे ज़्यादा बचेंगे, और जो G2 है उसके 200 घंटे ज़्यादा बचेंगे, ठीक है। तो लेबर आर इन द कमिंग वीक, ठीक है। अब उसको मतलब ये फिक्स्ड है, ध्यान रखना ये फिक्स्ड है, क्योंकि मुझे उनके देने ही पड़ेंगे, मैं चाहे रखूँ चाहे ना रखूँ, मुझे देने ही पड़ेंगे। चलो एक्सेल पॉलीमर्स, उसके पास एक और एडिशनल ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है कि G1 और G2 लेबर को हायर कर सकता है आर्ली बेसिस पे, और ये पार्ट टाइम एम्प्लॉय होंगे तो हमें देना ही पड़ेगा। वेज पेड करेंगे कंपनी, जो वही रेट होगा जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। ओके, तो देखो पहला तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो ये तो हो गई 1250। अब लेबर G1 मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने सॉल्व करा, मेरा गलत आ रहा है, मैंने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास अल्टरनेटिव होते हैं, बट ये अल्टरनेटिव है ही नहीं। अल्टरनेटिव है ना, हम यहाँ से नहीं यहाँ से ले लेंगे, अल्टरनेटिव ही नहीं है ये, अगर हम देखें तो ये मेरे पे क्या गलती है। चलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने इसकी सही निकाल दी, क्योंकि जो मेरे पास मटेरियल पड़ा हुआ है वो मेरे को 1250 रुपये मिलेंगे, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इतने तो मेरे को चाहिए। और
G1, तो G1 जो हम बाहर से भी हायर कर सकते थे और हमारे पास थे, तो अगर हम अंदर से हायर करते, मतलब हमें एक्स्ट्रा चाहिए होते 100, तो 630 डिवाइड मैंने 42 किया था इंटू 100 और 1500 रुपये मेरी कॉस्ट आती एक्स्ट्रा। तो इसको करने में मेरी 1500 एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, तो मेरे को 1500 रुपये चाहिए। ठीक है, 1500 रुपये चाहिए। और लेबर 2 तो मेरी ज़ीरो है, बाहर वाले को छोड़ दो, लेबर 2 मेरी ज़ीरो, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा आवर पड़े, भले वो करे ना करे, मेरे को पैसे तो देनी है, तो मैं उन्हीं से करवाऊँगा, ज़ीरो आएगी। तो ज़ीरो आएगी, तो यहाँ पे मेरा सिर्फ दो ही कॉस्ट आई, एक 1250 और 1500। 1250 कॉस्ट भी नहीं है, 1500 कॉस्ट लेबर की है, 1250 मुझे मिल जाएगा। तो मेरी कॉस्ट कितनी आई, ₹250। यही मेरी कॉस्ट है उसके प्रोडक्ट की, उसके क्या ये स्पेशल जॉब की कॉस्ट ₹250, सिंपल सी कॉस्ट। अब ये मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ इलस्ट्रेशन 7, और कुछ भी नहीं है। देखो, सेल्स हमारी मैक्सिमम, हम सिर्फ इंक्रीमेंटल देखेंगे, ठीक है, इंक्रीमेंटल देखेंगे। तो ये हमारी कितने से, जो डिवीज़न ए और बी है, ये अभी 90% पे है, क्योंकि जब हम डिवीज़न सी बंद कर देंगे तो हमारी कॉस्ट 100% हो जाएगी। तो हमारी कॉस्ट आने वाली है 207 डिवाइड बाई 90%, इतनी कॉस्ट हो जाएगी 20700। तो 2,30,000 की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब सेविंग कितने करेंगे, 1,72,000, इतना हमारा क्या नहीं होगा, 1,72,500 हमारा क्या, ये है सेविंग, ये कॉस्ट। तो अल्टीमेटली 2,30,000, तो 57,500 क्या हो जाएगा, नेट लॉस है, नेट प्रॉफिट। तो ये लॉस है हमारा 57,500, तो इससे चमक बंद करो, यही है। कमेंट द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द डिवीजन सी, रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच, 57,500, ठीक है। तो in nutshell, considering the above, we can conclude that the decision discontinuing division C will not beneficial for Ravi. It should decision on the basis relevant cause of the right decision. तो आप क्या करो, कंटिन्यू चलाते रहो। इलस्ट्रेशन ख़त्म, हमारा इलस्ट्रेशन 8 पे आते हैं हम। इलस्ट्रेशन 8 करा हुआ है कि नहीं करा हुआ, नहीं करा हुआ, मेरे को पढ़ लेता, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर करेंगे क्वेश्चन। ओके, तो मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, इलस्ट्रेशन 8, भैया एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 5 मशीन है, ठीक है। वो 1 घंटे में 40 बॉटल बनाता है, 1 घंटे में 40 बॉटल बनाता है, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, वो वेरिएबल कॉस्ट 0.32 पैसे और सेल्स करता है 80 पैसे की, ठीक है। कंपनी को एक ऑफ़र मिला है कि भैया 40,000 यूनिट बनानी है उसको, एक जो 30 रुपये की बिकेगी और वेरिएबल कॉस्ट 34 रुपये आएगी और 24 रुपये आएगी, मतलब 6,000 का कंट्रीब्यूशन है और 6 रुपये का कंट्रीब्यूशन। अगर कंपनी ये ऑफ़र लेती है, तो उसका 1 लाख रुपये फ़िक्स कॉस्ट आती है। तो कंपनी के टाइम स्टडी ने बताया भैया उसको 1 घंटे में 16 टॉयज़ ही बना पाएगी, और उसकी टोटल कैपेसिटी 10,000 आवर्स है, 10,000 आवर्स है, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड टॉयज़ रिक्वायर्ड टू बी उसको मैन्युफैक्चर करना है, और फिक्स्ड कॉस्ट है एक्सक्लूडिंग द टॉय, द फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल्स 10 लाख। तो इसका फिक्स कॉस्ट है सिर्फ उसको बनाने के लिए 10 लाख, तो इसका सिर्फ फिक्स कॉस्ट है 2.5। तो अब कंपनी को ऑर्डर कितने करने हैं, बॉटल का सप्लाई 3 लाख सप्लाई करना है बॉटल का। तो हम उसे एडवाइस करना है, डू यू एडवाइस
क्या आप उसे एडवाइस करोगे? टेक द ऑर्डर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक मॉडल्स। जब आपको 3 लाख करने हैं, ठीक है 3 लाख है, मेरा 1 घंटे में 40 बनता है, तो 7500 घंटे लगेंगे। अच्छा चलो उसका देख लेते हैं। वो 40,000 का ऑर्डर दिया, उससे 1 घंटे में 16 टॉयज बनते हैं, 2500, तो 7500 और 2500 ले 10,000 हो गए। बिल्कुल कर लो यार, दोनों कर सकते हो आप। अगर ऑर्डर हमें मिल जाए किसका, बॉटल का 4 लाख का, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 40, लो 10,000 घंटे तो खत्म हो गया 10,000। यू एडवाइज द कंपनी टू एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक माउल्स, स्टेट द रीज़न। अच्छा तो देखो भैया 10 वैसे तो कर नहीं सकता ये, कंट्रीब्यूशन देख लो भैया कितने में आ रहा है पर आवर कंट्रीब्यूशन। मेरा उसमें बॉटल में आ रहा है 19.2 का, और वहाँ पे 56 का आ रहा है बॉटल में, ओ सॉरी टॉयज़ में। तो 56 का ही कर लूँगा मैं 2,500 के हिसाब से, 1,40,000 रुपये बन जाएंगे मेरे। ठीक है हाँ, तो मेरे को ये ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहिए फाइनेंशियली। अगर मैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर देखूंगा भैया, मैं अपने कस्टमर को ही दूंगा, तो इससे क्या बेनिफिट होगा, मेरे फ्यूचर में रहेंगे। और वो तो मेरा टेम्परेरी है भैया, आएगा नहीं आएगा पता नहीं। और मेरा इससे रिलेशनशिप भी अच्छा होगा कस्टमर के साथ, और रिलेशनशिप अच्छा होगा तो मैं ग्रोथ करूँगा फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा, वैल्यूएबल बेनिफिट्स होंगे, कस्टमर ग्रो करेगा, हमारी फर्म ग्रो करेगी, रिलेशनशिप अच्छा होगा, वो हमारे और प्रोडक्ट बाय करेंगे ओवर टाइम में। ठीक है, फिर अब तीसरा है, एक एसोसिएट्स कंपनी है। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, एक एसोसिएट्स कंपनी है जो क्या कर रही है, हमें ऑर्डर दे रही है, मतलब वो खाली पड़ी हुई है, आइडल है, उसके पास कैपेसिटी है वर्किंग करने के लिए। तो वो कह रहा है भैया हम 28 रुपये का पूरा सब कुछ करके दे देंगे। तो 30 रुपये उधर से मिल रहे हैं, 28 रुपये तू करके दे रहा है, तो क्या करना है, हमें बताना है कि मिनिमम एक्सपेक्टेड एक्सेस मशीन आर कैपेसिटी, कम से कम मशीन आवर की कैपेसिटी बतानी है, तो जस्टिफाई द प्रोड्यूसिंग एनी पोर्शन ऑफ द टॉय। मतलब ये हमें फ़िक्स कॉस्ट रिकवर करनी है। तो फिक्स कॉस्ट हमारी 1 लाख की आ रही थी और 16 वो बन रहे थे, नहीं फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो 28 रुपये ये दे रहा है हमें, और 30 की यहाँ पे है। ठीक है, तो 28 माइनस 24 4, 25,000 यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, अच्छा कंट्रीब्यूशन तो मेरा यही है ना, हाँ कंट्रीब्यूशन मेरे को यही है। वो मेरे से 28 रुपये ले रहा है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, मेरी 24 रुपये आ रही है। तो 25,000 यूनिट बना के देगा तो मेरी कॉस्ट निकलेगी, और मेरे को कितने चाहिए, 16, तो मैं 1,563 आवर्स चाहिए। तो इससे अच्छा तो मैं अपने बना लूँ, मेरे पर 2,500 आवर्स पड़े हुए। ठीक है, तो हमारा खर्च सस्ता है भैया, बाहर से लेने से अच्छा हमारा सस्ता है। ठीक है, हम 2,500 में बोली 40,000 यूनिट्स बना देंगे। ठीक है ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। भाई साहब बड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, तो 26 मिनट्स, समझ गए, ये थोड़ा अजीब सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इलस्ट्रेशन 9 है, इलस्ट्रेशन 9 है, मैक्सिमम कैपेसिटी 3400, डिपार्टमेंट बी की 3640 आवर्स है। एक क्वेश्चन है, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, 2 प्रोडक्ट बनाती है, इलस्ट्रेशन 9 पढ़ाओ, जो 2 प्रोडक्ट बनाती है। ईच प्रोडक्ट पासिस थ्रू 2 डिपार्टमेंट ए एंड बी। हर एक प्रोडक्ट क्या होता है, 2 डिपार्टमेंट से पास होता है, ए एंड बी से। बिफोर इट बिकम्स फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनने से पहले डिपार्टमेंट ए से भी जाता है, डिपार्टमेंट बी से भी जाता है। ठीक है, डिपार्टमेंट ए से भी जाता है, डिपार्टमेंट बी से भी जाता है। ठीक है, द डेट ऑफ फॉर द ईयर आर इज अंडर, ये रहा मैक्सिमम सेल पोटेंशियल इन यूनिट। एक्स की वो 7400 यूनिट बना सकता है, वाई की वो 10,000 यूनिट्स बना सकता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस 90 रुपये एक्स का और वाई का 80 रुपये है। मशीन आवर्स पर यूनिट, डिपार्टमेंट ए में 40 रुपये पर आवर रखते हैं,
₹40 पर आवर। तो यहाँ पे क्या करा हुआ है इसमें, मशीन आवर्स। अच्छा, यहाँ पे आधा आवर्स लिखा हुआ है, आधा आवर्स। और यहाँ पे डिपार्टमेंट बी में 2 डिपार्टमेंट से होके जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ₹60, यहाँ पे 45। तो मैक्सिमम कैपेसिटी डिपार्टमेंट ए की है 3400 आवर्स, ठीक है। डिपार्टमेंट बी की है 3640 आवर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी डार्क मटेरियल अवेलेबल 17,000 kg। ओ माय गॉड, यहाँ आर भी फिक्स कर दिए, वो भी फिक्स कर दिया और मटेरियल भी फिक्स कर दिया। तो ईच प्रोडक्ट रिक्वायर 2 kg ऑफ डार्क मटेरियल, और हर एक प्रोडक्ट को 2 kg चाहिए डार्क मटेरियल का। द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल ₹5 पर kg। फाइंड आउट ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। भाई साहब, हिलाने वाला क्वेश्चन है। लेट मी डू दिस। ओके, तो मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ इलस्ट्रेशन 9, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आप 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, ए एंड बी, जो डिपार्टमेंट से होके जाता है। इसमें ये सारी दे रखी थी इन्फॉर्मेशन, सारी कैपेसिटी पे थी। इसने पूछा ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन निकाल के हम पर डिपार्टमेंट ए के हिसाब से पर आवर के बेसिस पे निकालेंगे, डिपार्टमेंट बी के हिसाब से पर आवर के निकालेंगे, और जो हमारा कांस्टेंट है तीसरा ये मटेरियल, उसके हिसाब से पर आवर पे निकालेंगे। पर आवर पे सब पे निकाल लिया, फिर हम उनको रैंक दे देंगे। फिर अब हमारे पे कांस्टेंट है, हमें ग्राफ से बनाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ क्या होगी, हम लेंगे आर्स लेंगे 0.5 प्लस 0.35, और मैक्सिमम हमारे पास 3400 आर्स डिपार्टमेंट बी का है। 0.4x प्लस 0.4y, मैक्सिमम है 3640 आर्स, और हमारे पास मैक्सिमम x की है 7400 और y की है 10,000, और मटेरियल है हमारा 2x प्लस 2y, मैक्सिमम 17,000। 1 2 3 4 5 बन गया, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन को सॉल्व करके ग्राफ पे पुट करो, 0 करो, ये करो। अब जहाँ पे इंटरसेप्ट करता है वहाँ पे उसको लेके आओ। जहाँ पे इंटरसेप्ट करता है सारे अंदर ही आएंगे, क्योंकि ये वह है। तो कॉमन एरिया ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। तो सारे अंदर वाले आ गए, ठीक है। अंदर वाले आने के बाद आपने वैल्यू निकाली। अब इसको पुट किस में करके मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो आएगा, कंट्रीब्यूशन हमारा ₹31 कुछ आ रहा था, ₹31 और ₹36 और ₹31। तो x और y की वैल्यू जो आई है वहाँ पे पुट करते जाओ, यहाँ से मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो आएगा हम उसी को ले लेंगे, ठीक है। अब इसने पूछा है कि बताओ, हमें दूसरा क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड करो द नंबर ऑफ यूनिट दैट प्रोड्यूस रेलेवेंट कंट्रीब्यूशन। अगर हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाना हो तो हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। ओके, तो अब इसमें यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि मैं सिर्फ 1 का बनाऊँगा तो मैं मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ। डिपार्टमेंट का देखूँगा तो मेरे पास डिपार्टमेंट 1 के हिसाब से 3400 आवर्स हैं, 0.5 6800 यूनिट बन सकती है, वहाँ से 7400 यूनिट बन सकती है। डिपार्टमेंट बी में देखूंगा तो 3640 आवर्स है, 0.4 से डिवाइड कर लूँगा तो 9100 यूनिट बन सकती है। और मटेरियल के हिसाब से मैं देखूंगा तो 17,000 डिवाइडेड बाय 2। इसमें से सबसे कम वाला कौन सा, 6800 से कंट्रीब्यूशन ₹36 आया था, तो ये हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। फिर दूसरा भी ऐसे ही करना है कि आप सबसे पहले हम 10,000 यूनिट मैक्सिमम इतनी बना सकते हैं, और 3400 डिवाइडेड बाय 0.3 के हिसाब से 11,333 बना सकते हैं। तो 10,000 से तो ऊपर जा ही नहीं सकते अभी तक। फिर 36 डिपार्टमेंट 2 के अकॉर्डिंग हम चले तो हम 3640 डिवाइड बाई 0.45 तो 8089 बना सकते हैं, ठीक है। 8089 अभी तक का सबसे कम आया, और 17,000 डिवाइडेड बाय 2 ये मटेरियल तो 85, तो 8500 8089 भी बनेगा मैक्स कम से कम। तो इंटू में 31 का कंट्रीब्यूशन है 2,50,000, तो 2,50,000 हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो हमें वाई को बनाना चाहिए। यहाँ पे हुआ हमारा ख़त्म। तो अब हम करेंगे टेस्ट योर नॉलेज नेक्स्ट, मतलब कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।